यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। ओके साथियों नमस्कार। डीएम इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं श्रवण देवरे साहब से। प्रोफेसर श्रवण देवरे साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जय भीम। जी जय भीम। इसके पहले कि मैं देवरे साहब से आपकी मुलाकात करवाऊं, साथियों बताना चाहूंगा कि श्रवण देवरे साहब एक जाना पहचाना नाम है साहित्य की दुनिया में, मूवमेंट की दुनिया में, बहुजन मूवमेंट की दुनिया में एक बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। नासिक के रहने वाले हैं, ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के मुखर हैं, मंडल आयोग को लेकर के मुखर हैं और महात्मा फुले और ज्योतिबा सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले जो है उनसे काफी वो प्रभावित हैं, अम्बेडकरी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। आज उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे उन्हीं के बारे में। तो देवरे साहब आप बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ आपका जन्म हुआ? मैं महाराष्ट्र से हूँ और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जो है धुलिया और नंदुरबार, ये पहले एक ही डिस्ट्रिक्ट था, धुलिया डिस्ट्रिक्ट, धुले डिस्ट्रिक्ट। अभी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट बन गया नंदुरबार उसमें से, और नॉन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट बन गया धुलिया, तो 2 डिस्ट्रिक्ट हो गए। तो मैं प्रॉपर नंदुरबार जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक तहसील है शहादे करके, एक तहसील है शहादा। ये जो सातपुड़ा जो पर्वत है सातपुड़ा, बिल्कुल उसके नजदीक में मेरा ये शहादा तहसील है। तो शहादा तहसील में कलम्बू नाम का एक छोटा सा विलेज है, मराठी में उसको कड़म्बू बोलते, हिंदी में कलम्बू। तो ये छोटे से विलेज में मेरे पिताजी फार्मर थे और हम सब भाई बहने खेती में काम करते थे बचपन में, और खेती में काम करते करते पढ़ते भी थे। तो 8वीं कक्षा तक मैं 7वीं कक्षा तक मैं उस विलेज में मैं पढ़ा, मेरे विलेज में। फिर बाद में धुलिया डिस्ट्रिक्ट में मुझे मेरे बड़े भाई जो थे वो धुलिया डिस्ट्रिक्ट पढ़ाने के लिए मुझे लेके आए। वो बड़े भाई जो थे वो जिला परिषद में, जेडपी में ओएस थे, तो उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए डिस्ट्रिक्ट जो है धुलिया, वहां पे मुझे बुला लिया। अच्छा। और फिर आप आगे आपकी पढ़ाई लिखाई वहीं पर हुई? हाँ, 7वीं कक्षा तक मैं मेरे विलेज में पढ़ा, 7वीं कक्षा तक। फिर मेरे जो बड़े भाई थे उन्होंने सब भाइयों को एक एक करके उनको सिटी में उनको लेके आए पढ़ाने के लिए। तो मुझे भी वो पढ़ाने के लिए 7वीं के बाद मुझे लेके गए धुलिया शहर में, और फिर 8वीं से मेरी जो पढ़ाई हुई वो धुलिया शहर में हुई, डिस्ट्रिक्ट प्लेस में हुई। अच्छा, तो इसके आगे की जो उच्च शिक्षा है वो आपकी कहाँ पर हुई? हाँ, तो वहां पे मैं 12वीं कक्षा तक मैं धुलिया सिटी में ही पढ़ा। फिर बाद में डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मतलब पॉलिटेक्निक कॉलेज जो होता है वहां पे, हाँ वहां पे मैं मेरिट पर मेरा नंबर वहां पे लग गया। तो फिर बाद में जलगांव सिटी में भी मेरे एक बड़े भाई थे, उनके यहाँ मैं 2 साल तक पढ़ा। फिर बाद में फिर धुलिया में आ गया। तो धुलिया और जलगांव ये खानदेश जो है, यहीं पे मेरा एजुकेशन पूरा हुआ, और वहीं पे मुझे ये नौकरी भी लगी। अच्छा अच्छा, तो नासिक कब आए और नासिक में कैसे आना हुआ आपका? हाँ, तो जिस स्कूल में मैंने पढ़ाई की वो एक टेक्निकल स्कूल था, इंजीनियरिंग का स्कूल था। तो वहीं पे मुझे लेक्चरशिप की नौकरी मिल गई। वो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का जॉब था वो, लेक्चरशिप का। तो जिस स्कूल में मैंने पढ़ाई की वहां पे मैं टीचर बन के पढ़ाने लगा। तो 26 साल तक
मैं उसी इंस्टीट्यूट में लेक्चर बन के मैंने वहां पे पढ़ाने का काम किया। फिर बाद में तबादला हुआ तो फिर मैं नासिक आ गया। अच्छा। तो जहाँ पे मैंने पढ़ाई की वही स्कूल में मैंने पढ़ाने का काम भी किया, टीचर के हैसियत से। जी, ठीक ठीक। तो आप ये नासिक में बताइए। मैं 2008 के बाद नासिक में आ गया तबादला होने के कारण, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है तो तबादले होते रहते हैं। होते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो आप ये बताइए कि मैं देख रहा हूँ कि आप अम्बेडकरी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, बहुजन आंदोलन से जुड़े हुए हैं, खास तौर पर आप पिछड़ा वर्ग को लेकर के बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, पिछड़ा वर्ग को जागरूक करने का आप जो काम कर रहे हैं, और बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में आपके आर्टिकल्स हिंदी में भी और मराठी में भी पढ़ने को मिलते रहते हैं। तो ये जो इस आंदोलन में आप कैसे जुड़े, कैसे आपकी विचारधारा जो है वो इस तरफ आई, उसके कौन इसके प्रेरणा स्रोत रहे हैं? मैं चाह रहा हूं कि इस बारे में कुछ विस्तृत जानकारी आप दें। हाँ, तो हुआ ये, मैं बचपन से विलेज में मेरा बचपन गुजरा है, और मेरे बड़े भाई जो थे वो स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे। तो जो बड़े भाई थे वो नंदुरबार, ये जो डिस्ट्रिक्ट प्लेस है अभी, तो नंदुरबार ये मेरा मामा का गांव है। मतलब मेरी मदर जो है उसका बर्थ प्लेस वही है, नेटिव प्लेस मेरा मदर का वही था, तो वो मामा का गांव कहते हैं ना उसको। तो वो नंदुरबार में भी उन्होंने नौकरी किया, और नंदुरबार का एक अलग सा एक फिजिक, ये मतलब भौगोलिक रचना जिसको हम बोलते हैं, जियोग्राफिकल। तो इस नंदुरबार सिटी में ओबीसी लोग बहुत ज्यादा संख्या में रहते हैं। मतलब ओबीसी में तेली कास्ट है सबसे ज्यादा, और माली कास्ट जो है, ये इनकी बहुत संख्या उस सिटी में है। और ये बस्ती में तेली बस्ती, माली बस्ती, और ये दो बस्ती के बीच में एक बहुत बड़ी मुस्लिम बस्ती थी। अच्छा। मुस्लिम बस्ती, हाँ, मुस्लिम बस्ती के एक बाजू में तेली बस्ती, मतलब ओबीसी तेली कास्ट की बस्ती, और एक बाजू में माली ओबीसी बस्ती, और बीच में मुस्लिम बस्ती। तो ये जो रचना थी वो नंदुरबार सिटी की, ये आरएसएस के लिए बहुत अच्छी रचना थी। मतलब आरएसएस ने वहां पे बहुत बड़े पैर जमाए, क्योंकि मुस्लिम बस्ती के दोनों तरफ अगर ओबीसी कास्ट की बस्ती है तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा सिटी था पैर जमाने के लिए। तो वहां पे आजादी से पहले ही वहां पे हिंदू मुस्लिम में दंगे फसाद कराने का काम आरएसएस से लोग वहां पे करते थे। आज भी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अभी ओबीसी जागृति हो जाने के वजह से अब नंदुरबार सिटी में, भिवंडी सिटी में या मालेगांव सिटी में बहुत बहुत कम पैमाने में दंगे फसाद होते हैं। अगर होते भी है तो जल्दी खत्म भी हो जाते हैं, क्योंकि ओबीसी समाज की जागृति बढ़ने लगी है। तो नंदुरबार का मैं जो बोल रहा था, तो नंदुरबार में आरएसएस ने आज भी बहुत बड़े पैमाने में उनका वहां पे संगठन है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद की वजह से। तो मेरे जो बड़े भाई थे तो उनकी वो उन्हीं बस्ती में रहते थे, तो ऑटोमेटिकली वो आरएसएस से जुड़ गए, ये हिंदू मुस्लिम दंगे होने के कारण। और फिर मैं भी बीच बीच में भाइयों के तरफ जाता था, मामा के गांव जाता था, तो मेरे ऊपर भी कुछ आरएसएस का प्रभाव कुछ साल तक था जब मैं बच्चा था। और मैं भी ये आरएसएस की शाखा पर कभी कभी जाता था, तो उन्होंने देखा आरएसएस वालों ने कि अरे ये लड़का बहुत होशियार है, तो इसको क्यों ना हम उसको ये शाखा प्रमुख बना दो। तो कुछ दिन के लिए उन्होंने मुझे शाखा प्रमुख भी बनाया था। तो बचपन से ये आरएसएस का थोड़ा मेरे ऊपर प्रभाव था। इसके वजह से मेरी पूरी फैमिली, मेरे सब बड़े भाई ये आरएसएस के प्रभाव में आ गए थे उस वक्त। तो स्वाभाविक है कि मेरे ऊपर भी आरएसएस का प्रभाव कुछ साल तक बना रहा। तो आगे कंटिन्यू करूं? हाँ, कंटिन्यू जी। हाँ, तो जब मैं धुलिया सिटी में पढ़ने के लिए आया, तो मेरा एक दोस्त था राजाराम सूर्यवंशी करके,
वो माली कास्ट का ही था, मेरा दोस्त था। तो उसका भाई जो था, बड़ा भाई, वो कम्युनिस्ट संगठन में काम करता था, क्योंकि वो मिल मजदूर था। तो मिल मजदूर था और कम्युनिस्ट संगठन में काम करने की वजह से मेरी और मेरे दोस्त की और उनकी बातचीत होती रहती थी जब मैं पढ़ाई करता था तब। तो धीरे धीरे मुझे उसके विचार का प्रभाव मेरे ऊपर भी होने लगा, वो कम्युनिस्ट विचारों का प्रभाव। तो फिर बाद में पढ़ाई करते करते ही बाद में वो दोस्त के बड़े भाई ने कहा कि यहाँ पे कॉमरेड शरद पाटिल नाम के बहुत बड़े कम्युनिस्ट लीडर है, तो आप कुछ अगर आपके कुछ सवाल है, आपके कुछ प्रॉब्लम है कम्युनिस्ट फिलॉसफी के बारे में, तो आप आगे की चर्चा कॉमरेड शरद पाटिल से कर सकते हैं। तो हम उनके तरफ चले गए, कॉमरेड शरद पाटिल के यहाँ। तो जाना आना चलता रहता था, कुछ सवाल हम पूछते थे, वो जवाब देते थे, डिस्कशन होता था। फिर बाद में मुझे ऐसा उनकी बातों से लगा कि मार्क्सवाद जो है, ये मार्क्सवाद भारत के लिए अधूरा है। मार्क्सवादी फिलॉसफी से भारत में क्रांति नहीं हो सकती। ये जब कॉमरेड शरद पाटिल से मुझे ये सब मालूम हुआ, उनके लेक्चर सुनने के बाद मुझे मालूम हुआ, और उन्होंने कहा कि भाई ये जाति व्यवस्था खत्म करने के लिए बौद्ध फिलॉसफी, तात्या साहब महात्मा ज्योतिराव फुले की फिलॉसफी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की फिलॉसफी, इनको हम अगर मार्क्सवाद से अगर जोड़ते हैं तो फिर भारत में क्रांति हो सकती है, मतलब वर्गीय क्रांति भी हो सकती है और एंटी कास्ट क्रांति भी हो सकती है। तो ये उनके लेक्चर सुनने की वजह से, उनकी किताबें पढ़ने से, उनके साथ डिस्कशन करने के बाद हम दोनों दोस्तों ने फैसला किया कि भाई अब तो क्रांति के लिए घर छोड़ने की जरूरत आन पड़ी है। तो हमने दोनों दोस्तों ने घर छोड़ दिया और कॉमरेड शरद पाटिल से उनसे जुड़ गए। उनकी पार्टी में हम काम करने लगे, फुल टाइमर उनके पार्टी में। ये बात है 1977, 78, 79, 80 तक हम उनके साथ में काम करते रहे। अच्छा। जब मैं मेरा एज 16 था, 16 मतलब मैं स्टूडेंट ही था उस वक्त। तो हमने पढ़ाई भी छोड़ दी और फैमिली भी छोड़ दी और फुल टाइमर बन के कॉमरेड शरद पाटिल की पार्टी में। तो पार्टी ये कहाँ थी? तो पार्टी धुलिया डिस्ट्रिक्ट में नवापुर जो ट्राइबल तहसील है और साकरी नाम का जो ट्राइबल तहसील है, तो उनकी पार्टी, वो दो तहसील में आदिवासी लोग उनको आदिवासी पार्टी बोलते थे, क्योंकि आदिवासी जमीन के लिए वो पार्टी लड़ती थी। सुप्रीम कोर्ट तक वो इंदिरा जयसिंह, आपको मालूम होगी, एडवोकेट इंदिरा जयसिंह अभी भी है। तो सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा जयसिंह हमारी पार्टी की केस लड़ रही थी जमीन के लिए। फॉरेस्ट की जो जमीन थी, वो जमीन आदिवासियों को चाहिए थी, तो उसकी केस इंदिरा जयसिंह मैडम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही थी। तो हम वहां पे आदिवासियों में मैंने बहुत कुछ काम किया ट्राइबल एरिया में। उनके ऊपर जो अन्याय अत्याचार होते थे पुलिस और दूसरे लोगों के, तो उनके खिलाफ हम वहां पे संघर्ष करते थे, आंदोलन करते थे, उनके साथ भिड़ जाते थे, कभी पुलिस के साथ भिड़ जाते थे। तो इस तरह से मैं ट्राइबल एरिया में काम करते करते बाद में एक डॉक्टर राव साहब कस्बे, ये बहुत बड़े विचारक है महाराष्ट्र में। तो उनकी पहली किताब जो झोत नाम से पब्लिश हुई मराठी में, तो ये पूरी आरएसएस के ऊपर ये किताब थी कि आरएसएस का षड्यंत्र कैसे चलता है, आरएसएस की रचना क्या है, आरएसएस का ध्येय उद्देश्य क्या है, और कुछ उदाहरण उन्होंने उसमें दिए किताब में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। कोई भी बच्चा अगर झोत नाम की किताब पढ़ ले, तो बस वो किताब पढ़ने के बाद बिल्कुल आरएसएस के खिलाफ हो जाता है। तो देखो, कमाल की बात यह है कि मैं कम्युनिस्ट पार्टी में कॉमरेड शरद पाटिल के साथ काम करता था, लेकिन मेरे दिमाग से आरएसएस नहीं जा रही थी तब तक। अरे आरएसएस तो बहुत एक राष्ट्रीय संगठन है, ये शिस्त वाला संगठन है,
और एक अच्छा संगठन है, ये मेरे दिमाग में कहीं तो भी था। लेकिन जिस दिन मैंने जोत किताब पढ़ी, उस दिन मेरे दिमाग से आरएसएस बिल्कुल निकल गई, और जो भी कुछ आरएसएस मेरे दिमाग में रही वो दुश्मन की रिलेशन में रही, और उसी दिन से मैं एंटी आरएसएस बन गया, टोटली एंटी आरएसएस बन गया। और फिर बाद में जो काम मैंने किए, तो फिर बाद में 1980 में फिर मंडल कमीशन का सब्जेक्ट आ गया। तो मंडल कमीशन का सब्जेक्ट आने के बाद पूरे भारत भर में उस पर चर्चा होने लगी। तो फिर मैंने ये सोचा कि भाई मैं अगर ओबीसी हूँ तो मैं ये ट्राइबल एरिया में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अगर ओबीसी हूँ तो मैंने तो ओबीसी के लिए काम करना चाहिए। ऐसे मेरे दिमाग में कुछ थोड़ा सा आया, तो फिर मैंने पार्टी का फुल टाइमर का काम छोड़ दिया और फिर से धुलिया सिटी में आया, कॉलेज भी ज्वाइन किया, और स्टूडेंट के लेवल पर मैंने मंडल कमीशन के लिए काम भी करना शुरू कर दिया। शुरू में मैंने कुछ दिन दलित पैंथर नाम की जो संगठन था उस टाइम में, दलित पैंथर, तो दलित पैंथर में भी मैंने कुछ दिन काम किया, और वहां पे जो अनुभव मिले, मतलब आदिवासी पार्टी में काम करने के अनुभव और दलित पैंथर में काम करने के जो अनुभव है, नामांतर का जो बहुत बड़ा आंदोलन था, नामांतर का, ये जो यूनिवर्सिटी का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से देने का जो आंदोलन था, तो उस नामांतर आंदोलन में भी मैंने काम किया, सत्याग्रह में, जेल में, ये भी मैंने किया उस वक्त। और फिर बाद में ये जो सब मुझे अनुभव मिले, दलित पैंथर में काम करने की वजह से जो अनुभव मिले, और फिर ये आदिवासी कार्यकर्ताओं के साथ काम करने के लिए जो मुझे अनुभव मिले, इसके वजह से मैं एक परफेक्ट एक कार्यकर्ता के रूप में परफेक्ट सामने आ गया, मेरा जड़न घड़न वहीं पे हो गया, और फिर मैं मंडल कमीशन के लिए, ओबीसी के लिए काम करने लगा। तो जैसा कि पूरे देश में है ओबीसी की जो स्थिति है, रिजर्वेशन को लेकर के कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, ओबीसी की जागरूकता को लेकर के कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो आप कैसे आप देखते हैं इन सारी चीजों को कि ओबीसी का जागना, चाहे उसकी जनगणना को आप ले लें, जाति जनगणना की बात आप ले लें, तो आप इन सब मुद्दों को कैसे देखते हैं? ओबीसी का जागना कितना जरूरी है इन सब के परिप्रेक्ष्य में? हाँ देखो, जब मैं स्टूडेंट था, 1981 की बात है, मैं स्टूडेंट था, और देखो मेरा मंडल कमीशन या ओबीसी के मूवमेंट में मेरा पहला संघर्ष कैसे हुआ, देखो ये बहुत देखने की बात होगी। तो 1981 में जैसे ही मंडल कमीशन की बात सामने आई, पार्लियामेंट में मंडल कमीशन का रिपोर्ट रखा गया, और न्यूज़पेपर में ओबीसी मंडल आएगा ऐसे न्यूज आने लगे। और उसी वक्त 1981 में महाराष्ट्र में मराठा सेवा संघ करके एक मराठा जाति की संगठन ऑर्गेनाइजेशन स्थापित हुई। एक माथाड़ी कामगार नेता है, वो अभी नहीं है, वो अन्ना पाटिल करके। तो अन्ना पाटिल ने मराठा महासंघ नाम की एक संगठन स्थापन की, और उसका उद्देश्य था मंडल कमीशन को विरोध करना, ओबीसी को विरोध करना, और किसी भी हालत में मंडल कमीशन अमल में नहीं आना चाहिए। इसलिए ये मराठा महासंघ की संगठन स्थापन की गई ओबीसी के खिलाफ में। और स्थापन करने के बाद 1981 में स्थापन करने के बाद ये अन्ना पाटिल ने मराठा महासंघ के नाम से पूरे महाराष्ट्र में हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम किए मंडल कमीशन के खिलाफ में। तो उनका एक प्रोग्राम धुलिया में भी आ गया, धुलिया में एक प्रोग्राम उन्होंने रखा मंडल कमीशन को विरोध करने के लिए। मराठा लोगों की एक सभा उन्होंने लगवाई वहां पे, और कुछ गुमराह जो हमारे ओबीसी है, तो उनको कुछ मालूम नहीं था, तो वो भी जाकर वो मीटिंग में शामिल हो गए उनके कहने से। तो फिर उस वक्त मैं स्टूडेंट था, तो मैं और एक कुमार शिराड़कर करके वहां पे एक श्रमिक संगठन के नेता थे, जो बाद में सीपीएम में चले गए। तो उनके साथ में हमने वो जो धुलिया में प्रोग्राम हुआ मंडल के खिलाफ में, मराठा लोगों का जो प्रोग्राम हुआ, तो वहां पे हम भिड़ गए, और उनकी सभा जो थी वो सभा हम होने नहीं दी। शुरू में 2-3 लेक्चर हुए, फिर बाद में हमने हमला बोल दिया उस मीटिंग पर, और वो मीटिंग बर्खास्त करनी पड़ी उनको। तो उसकी और भी 1-2 वजह है, क्योंकि
उस मीटिंग का जो अध्यक्षता का कर रहे थे, तो वो कॉमरेड थे भाई मदानी करके। तो कॉमरेड भाई मदानी कॉमरेड होने की वजह से उन्होंने अपने जो अध्यक्षीय भाषण था उसमें विरोध किया मराठा लोगों को कि भाई आप ओबीसी को विरोध नहीं कर सकते, मंडल कमीशन को आप विरोध नहीं कर सकते। बहुत मतलब बहुत उन्होंने भाषा जो यूज की मराठा लोगों के खिलाफ, तो बहुत डेंजर भाषा थी, मैं बोल नहीं सकता इधर। ऐसी भाषा उन्होंने भाषण में यूज किया कि भाई आपका माथा बिगड़ गया है क्या, आपको कुछ है कि नहीं, दिमाग है कि नहीं। इस तरह से उन्होंने मराठा को जोरदार फटकार लगाई और फिर हमने भी हमला बोल दिया। तो फिर वो सब सभा बर्खास्त हो गई, सब इधर उधर भागने लगे। तो ये पहला मेरा संघर्ष था मंडल कमीशन के लिए इस आंदोलन में। फिर बाद में मैं एक महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े ओबीसी नेता थे, एडवोकेट जनार्दन पाटिल, एक आगरी ओबीसी कास्ट के थे और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से उनकी विचारधारा से प्रभावित थे। मतलब समाजवादी संगठन में वो काम करते थे, समाजवादी प्रजा समाजवादी पार्टी वगैरह थी उनमें काम करते थे। और ओबीसी होने की वजह से और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में काम करने की वजह से वो मतलब पिछड़ा पावे 100 में 60, पिछड़ों ने बांधली गांठ वगैरह, ये जो है ये उस वक्त उन्होंने बहुत बड़े पैमाने में पूरे महाराष्ट्र में उनका एक महाराष्ट्र ओबीसी संगठन करके एक ऑर्गेनाइजेशन था। जब मेरी और उनकी पहचान हो गई तो उन्होंने मुझे वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया। और इधर कॉमरेड शरद पाटिल भी उन्होंने कहा कि भाई आप ओबीसी मूवमेंट में काम कर रहे हैं तो आप सत्यशोधक कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से आप ओबीसी मूवमेंट में काम करो। तो उन्होंने भी मेरी नियुक्ति कर दी। कॉमरेड शरद पाटिल ने मेरी नियुक्ति कर दी कि भाई आप सत्यशोधक कम्युनिस्ट पार्टी के वर्कर बनकर आप ओबीसी मूवमेंट में काम कीजिए। तो तब से मैं एडवोकेट जनार्दन पाटिल के साथ मैंने काम शुरू किया और पूरे महाराष्ट्र हमने ये ओबीसी मूवमेंट का काम किया और बड़े पैमाने में आंदोलन किए, धरना आंदोलन, मोर्चा वगैरह वगैरह। फिर बाद में सत्यशोधक विद्यार्थी संगठन की स्थापना हमने की, जिसमें मैक्सिमम ओबीसी विद्यार्थी थे, एससी, एसटी, मुस्लिम, ऐसे सब बहुजन करके जो थे वो सब वो सत्यशोधक विद्यार्थी संगठन में सभी बहुजन विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ गए। और फिर ये सत्यशोधक विद्यार्थी संगठन के लेबल के नीचे हमने विद्यार्थियों का आंदोलन भी किया मंडल कमीशन के लिए, ओबीसी के लिए। तो बहुत बड़ी स्टोरी है वो, तो अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। आपके बीच बीच में अगर कुछ सवाल आ जाए तो फिर आगे बात बढ़ेगी। मैं चाह रहा था कि जो ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के जो अभी चर्चा चल रही है, खासतौर पर नीट को लेकर के जो चर्चा चल रही है, और एक चर्चा काफी पहले से गर्म है, वो है ओबीसी जो जनसंख्या की जनगणना को लेकर के है। तो ये आप कितना जरूरी मानते हैं? ओबीसी जनगणना के बारे में आपने काफी कुछ लिखा है, मैं चाह रहा हूं कि इस पर कुछ बात हो जाए। ओबीसी जनगणना पर पहले मेरी मराठी किताब आई थी इधर महाराष्ट्र में। ये मेरी मराठी किताब है। आप बताइए उस किताब को हमारे दर्शकों को। हाँ, ये मराठी किताब है। ये इसके 2 एडिशन उसके खत्म हो जाने के बाद फिर बाद में एमपी यूपी से मेरे कुछ ओबीसी दोस्त है, उन्होंने कहा कि भाई ये मराठी में किताब आपने लिखी है लेकिन हम तो पढ़ सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते, तो उसको हिंदी में करवा देते हैं। तो बिहार के एक ओबीसी लीडर है, ये बिहार के रविंद्र कुमार, बिहार के, इन्होंने ये किताब हिंदी में ट्रांसलेट करके उनके खुद के पैसों से इन्होंने ये हिंदी में एक किताब छापी। ये हिंदी एडिशन है ओबीसी जनगणना पर। तो ये अभी लखनऊ में रेलवे में ऑफिसर है रविंद्र कुमार जी, उनके पास ये किताब लखनऊ में, जिनको चाहिए उनको मिल जाएगी। मैं उनका नंबर आखिरी में दे दूंगा आपको, रविंद्र कुमार जी का। तो ये ओबीसी जनगणना की किताब हिंदी में भी मिलेगी और मराठी में भी मिलेगी। तो ओबीसी जनगणना ये जो सब्जेक्ट मैंने इस किताब में लिया है, तो सीधी सी बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट में मंडल जजमेंट की सुनवाई हो रही थी
वीपी सिंह साहब ने जैसे ही मंडल कमीशन को पहली सिफारिश जो है उसको लागू किया, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में केस चली गई और ओवरऑल सब रिजर्वेशन का मायना करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर सुनवाई शुरू की। तो उसमें बार बार यही विषय आता था सुनवाई के टाइम पर कि भाई किस आधार पर आप ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दे रहे हैं, उसका आधार क्या है। जैसे कि एससी और एसटी, इनको रिजर्वेशन देने के लिए आधार है, उनकी जनसंख्या है, उनका डेटा है, वो कितने पिछड़े हैं, कितने उनके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में सब डेटा रेडी है एससी और एसटी के बारे में। तो उनको रिजर्वेशन मिल रहा है और उसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप अभी ओबीसी को रिजर्वेशन दे रहे हैं तो आधार क्या है? आपने अभी तक ओबीसी की जनसंख्या नहीं बताई, आपने अभी तक ओबीसी के बारे में कुछ डेटा नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट को, तो किस आधार पर आप ओबीसी रिजर्वेशन दे रहे हैं? तो जब ये सवाल तब तक नरसिंह राव सरकार आ गई थी, तो नरसिंह राव सरकार से ये सवाल पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको नोटिस दी। तो फिर नोटिस का जवाब नरसिंह राव सरकार ने क्या दिया कि भाई एससी एसटी की जनगणना होती है लेकिन ओबीसी की जनगणना नहीं होती है, इसलिए हम ओबीसी की जनसंख्या नहीं दे सकते, ओबीसी का डेटा भी नहीं दे सकते। लेकिन मंडल कमीशन ने 1931 का सेंसस आधार पकड़ के उसका संदर्भ लेकर मंडल कमीशन ने बताया है कि ओबीसी की जनसंख्या 52% है और वो पिछड़े है। ये भी डेटा उन्होंने 1931 के सेंसस से लिया है। और मंडल कमीशन ने अगर वो डेटा लिया है अधिकृत तौर पर, ऑथेंटिक तौर पर अगर लिया है, तो वही कायम किया तो ठीक रहेगा और वही आधार लेकर ये मंडल कमीशन हमने लागू किया है, तो वही आधार सुप्रीम कोर्ट में भी लेना चाहिए, ऐसा नरसिंह राव सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा। वो सुप्रीम कोर्ट ने मान्य भी किया। तो तभी से जनगणना का सवाल तेजी से सामने आया सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के बाद। और उस वक्त के बाद जब भी कोई ओबीसी की कोई पिटीशन, ओबीसी के बारे में कोई केस हाई कोर्ट में गई हो, सुप्रीम कोर्ट में गई हो, तो पहला सवाल यही उठता था कि किस आधार पर ये केस आधारित है, किस आधार पर ये पिटीशन है, क्योंकि ओबीसी के बारे में कोई जनसंख्या नहीं है, डेटा नहीं है। तो ये बार बार हाई कोर्ट में सवाल उठते रहे, आज भी उठते थे, आज भी उठ रहे हैं। हाँ, देवरे साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट इस बीच में मंडल कमीशन आने के बाद में 3-4 बार जनगणना हुई है और लगातार ये मांग उठती रही है कि जातीय जनगणना करा ली जाए। तो पिछले बार जो है जाति जनगणना की गई लेकिन उसका डाटा सामने नहीं लाया गया। तो आपको क्या लगता है कि सरकार क्यों जो है वो जाति जनगणना नहीं कराती और उसके डाटा को नहीं लाती सामने? आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, पहले तो मैं आपने अभी जो मुझे पूछा उसमें एक बहुत अहम बात है। उसको वो पहले मैं वो क्लियर कर देता हूं। देखो, आपने अभी 2011 का SECC मतलब इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस, SECC, ये 2011 में अलग से कानून बनाया गया, SECC 2011। देखो, हाँ, क्योंकि हर 10 साल में जो जनगणना होती है तो उसमें ओबीसी जनगणना का कहीं भी जिक्र नहीं होता। और हम सबकी मांग क्या थी कि हर 10 साल के बाद जो जनगणना होती है उसमें एससी की जनगणना होती है, एसटी की होती है, तो ओबीसी की भी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, तो ओबीसी भी तो कैटेगरी है। संविधान के 340 परिच्छेद के इसमें वो भी तो कैटेगरी है। अगर एससी कैटेगरी होती है, एसटी कैटेगरी होती है, तो ओबीसी भी कैटेगरी, उनकी जनगणना होनी चाहिए। ये हमारी मुख्य मांग थी। और 2011 में पार्लियामेंट में ओबीसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब लालू जी, मुलायम जी, भुजबल साहब,
और मुंडे साहब, जितने भी ओबीसी लीडर थे तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक थे, वो सब ओबीसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने 2009 से 2009, 2010, 2011 तक 3 साल तक पार्लियामेंट में बहुत सवाल पूछे, पार्लियामेंट बंद भी करवा दी 2-3 बार, और ये आंदोलन पूरे देश में फैलने लगा। और फिर बाद में हमारे महाराष्ट्र के जो छगन भुजबल साहब है, उन्होंने आखिरी में एक वार्निंग कि अगर आप ओबीसी जनगणना को मान्यता नहीं दे रहे हैं तो हम दिल्ली में 10 लाख ओबीसी का मेला लेंगे रामलीला मैदान पर। तो ये भुजबल साहब ने बहुत बड़ी बात कही दी थी, क्योंकि भुजबल साहब का एक रिकॉर्ड है। देखो, पूरे भारत में एकमात्र ऐसे बहुजन लीडर है भुजबल साहब, जो बॉम्बे से लेकर, नागपुर से लेकर, राजस्थान में जयपुर से लेकर, बिहार में पटना और दिल्ली में भी इन्होंने हर रैली में कम से कम 5 लाख से लेकर 10 लाख लोगों का ओबीसी का रैली सक्सेस किया है। ये एकमात्र बहुजन नेता है पूरे भारत में। दूसरा कोई बहुजन, ऐसा कोई बहुजन नेता नहीं है कि जो रामलीला मैदान पर 8 लाख 10 लाख लोग इकट्ठा कर ले, ऐसा कोई नेता नहीं है पूरे भारत में। एकमात्र बहुजन नेता है भुजबल साहब, जिन्होंने ये करके दिखाया, और ये करके दिखाने वाले लीडर है। इसलिए पार्लियामेंट में एक हड़कंप मच गया। तो फिर भुजबल साहब को रोकने के लिए उस वक्त के जो होम मिनिस्टर थे, जिसके अंदर में ये जनगणना का काम चलता है, वो थे प्रणब मुखर्जी साहब, होम मिनिस्टर। तो होम मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी साहब को पार्लियामेंट में खड़े होकर कहना पड़ा कि भाई आप आंदोलन बंद करो, हम अभी ओबीसी सेंसस करने को तैयार है। ये उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े रहकर किया है। देखो, एक पार्लियामेंट का तो सब रिकॉर्ड रहता है, कोई भी देख सकता है, अभी भी देख सकते हैं। तो पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने सबको कहा कि भाई अभी आप आंदोलन खत्म करो, हम ओबीसी सेंसस इस साल 2011 की जनगणना में करने वाले हैं। प्रणब मुखर्जी ने ये बात कहने के बाद ओबीसी लोगों ने अपना आंदोलन पीछे ले लिया, क्योंकि पार्लियामेंट में कई बात थी ना, वो कोई बाहर पत्रकार परिषद में नहीं कहा था। वो तो पार्लियामेंट में खड़े होकर प्रणब मुखर्जी खुद मंत्री बोल रहा है, और मनमोहन सिंह सपोर्ट कर रहे हैं, सब सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई ओबीसी जनगणना अब होने जा रही है, अब आंदोलन खत्म करो। तो आंदोलन फिर बाद में खत्म हो गया। भुजबल साहब ने वो रैली भी कैंसिल कर दी। और जब देखा लोगों ने, जब जनगणना का काम शुरू हुआ और लोगों ने जब देखा, अरे भाई ये फॉर्म में तो ओबीसी कॉलम है ही नहीं, तो ये कैसे जनगणना करेंगे? और पार्लियामेंट में तो आश्वासन दिया है कि इस साल करेंगे, लेकिन कॉलम तो नहीं है ओबीसी का। तो फिर ओबीसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट में सवाल खड़े किए कि भाई ओबीसी कॉलम नहीं है तो कैसे करेंगे, जनगणना कैसे करेंगे? तो ये चोरी पकड़ी गई। प्रणब मुखर्जी साहब जो बाद में राष्ट्रपति बने, उनकी चोरी पकड़ी गई। और इतना बड़ा चोर आदमी राष्ट्रपति बन जाता है, ये हमारे देश की बहुत दुर्भाग्यता है। तो उसकी चोरी पकड़ी जाने के बाद फिर बाद में प्रणब मुखर्जी ने ये कहा कि भाई ठीक है, अभी तो जनगणना का काम तो शुरू हुआ है, फॉर्म तो छप गए, अभी उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। स्टेशनरी रेडी हो गई है, तो इतनी करोड़ों रुपए की स्टेशनरी हमने छापी है, तो वो खत्म नहीं कर सकते और नई छाप भी नहीं सकते। तो अभी ठीक है, हम इसमें से एक रास्ता निकालते हैं। तो क्या रास्ता निकाला मालूम है प्रणब मुखर्जी साहब ने? पार्लियामेंट की बातें बोल रहा हूं मैं। प्रणब मुखर्जी साहब ने रास्ता ये निकाला कि भाई हम अभी इकोनॉमिकल सर्वे करने जा रहे हैं पूरे देश का। तो इकोनॉमिकल सर्वे जब करेंगे तो उसमें हम ओबीसी की जनगणना भी कर लेंगे। तो कैसे करेंगे भाई? तो उन्होंने कहा कि हम नया कानून पास करें। तो नया कानून क्या बना? SECC 2011। ये कानून पार्लियामेंट में पास हुआ, मंजूर हुआ, उसका कानून बना
ये SECC जो है, SECC 2011 ये कानून बन गया। लेकिन देखो, प्रणब मुखर्जी साहब चोर तो थे ही, लेकिन बदमाश भी थे, बदमाश भी थे। उन्होंने क्या बदमाशी की देखो, जब SECC 2011 की इकोनॉमिकल और कास्ट सेंसस जब शुरू हुई, तो वो जो फॉर्म था जनगणना का चार्ट था, उसमें से फिर OBC कॉलम गायब था। कास्ट का कॉलम था, लेकिन OBC का कॉलम नहीं था। SC का कॉलम था, ST का कॉलम था, मुस्लिम का कॉलम था, लेकिन OBC ये कॉलम नहीं था। तो फिर ये चोरी पकड़ी गई। फिर संसद में ये हुआ कि भाई इसमें भी तो OBC कॉलम नहीं है, तो आप कैसे OBC जनगणना करेंगे? तो प्रणब मुखर्जी साहब फिर से पार्लियामेंट में खड़े हो गए और फिर से उन्होंने कहा कि इसमें से भी हम रास्ता निकाल रहे हैं। तो क्या रास्ता निकाला मालूम है? रास्ता ये निकाला गया प्रणब मुखर्जी साहब के उनसे कि भाई ये जो SECC 2011 की जनगणना करने वाले जो कर्मचारी और ऑफिसर लोग जो है, तो ये जब जनगणना करने के लिए जाएंगे घर घर, तो उनको हम ये कह रहे हैं कि भाई जब आप जनगणना करने के लिए जाएंगे तो साथ में एक स्टील रूल लेकर जाइए। स्टील रूल मतलब पट्टी, ये रेश निकालने के लिए। तो हम ये कर्मचारी को कहेंगे कि जो जनगणना का जो फॉर्म है उसको स्टील रूल लेकर कहीं भी जहां भी आपको जगह मिलेगी वहां पे स्टील रूल के साथ में पेंसिल से एक कॉलम तैयार करो और उस कॉलम के ऊपर लिखो कि क्यों जनगणना नहीं कर रहे ये लोग, इतनी मांग होने के बावजूद भी। तो ये मैंने उस पे मैंने बहुत सारी ये बातें की है, लेकिन शॉर्ट में बताऊंगा। देखो, अंग्रेज थे तो हमारी जनगणना सबकी हो रही थी, और अंग्रेज आने के बाद जब नेहरू सरकार आई 15 अगस्त 1947 को, तो 6 महीने के अंदर पहला कानून बनाया इस देश में जनगणना का। देखो, इनको क्या जल्दी थी मालूम नहीं, लेकिन सरकार बनते ही 6 महीने के अंदर उन्होंने जनगणना का कानून बनाया। इतने जल्दी में बनाया, और कानून ऐसा बनाया कि जिसमें OBC की जनगणना हो ही नहीं सकती, ऐसा कानून बनाया। तो वही कानून आज तक चलते आ रहा है। तो देखो, अंग्रेज सरकार थी तो जनगणना हो रही थी, लेकिन जब हमारी सरकार, जिसको हम हमारी बोलते हैं, तो मालूम नहीं किसकी सरकार आई जिसकी वजह से OBC की जनगणना बंद हो गई। तो OBC जनगणना क्यों बंद हो गई, इसका सीधा सा कारण है, उनको मालूम था कि भाई SC कैटेगरी है, ST कैटेगरी है, तो कल OBC की भी कैटेगरी बनने वाली है, बनने वाली। वो तो 5000 साल आगे की देखते हैं और 5000 साल पीछे से देखकर आगे की भी देखते हैं। उनको मालूम था ये OBC कैटेगरी बनने वाली है, इसलिए उन्होंने ये कानून बना दिया ताकि OBC जनगणना नहीं हो सके। तो क्यों नहीं? तो देखो, सीधा सा है, ये जो अपनी सरकारी तिजोरी होती है, सरकारी तिजोरी में से ST के नाम से अलग से फंड दिया जाता है, और वो ST कैटेगरी के लिए खर्चा होती है। SC कैटेगरी जो है, SC कैटेगरी, उसके लिए अलग से फंड सरकारी तिजोरी में से निकलता है, उसके लिए खर्चा होता है। तो इसका आधार क्या है? आधार जनगणना है। SC की जनसंख्या कितनी है, ST की जनसंख्या कितनी है, और उस जनसंख्या के आधार पर तिजोरी में से पैसे निकलते हैं और उनके लिए खर्चा होते हैं। तो देखो, जब OBC कैटेगरी बन जाएगी तो उसकी लोक संख्या तो 52% तो आनी ही है। तो जनसंख्या के आधार पर अगर सरकारी तिजोरी में से 52% अगर रकम निकल गई, 52% पैसा अगर सरकारी तिजोरी में से निकल गया और OBC के लिए खर्चा होने लगा, तो ऊंची जात वाले सत्ताधारी लोगों को मौज मस्ती करने के लिए सरकारी तिजोरी में पैसे रहेंगे ही नहीं। बिल्कुल सही कहा। 52% OBC के लिए निकल गए, SC ST के 25% निकल गए, तो 75% से ज्यादा पैसा सरकारी तिजोरी में से अगर निकल गया
SC ST OBC के लिए। तो ऊंची जात के जो रूलिंग कास्ट के जो लोग हैं, जो मौज मस्ती करते हैं, बैंक से पैसे लेकर बाहर के देश में भाग जाते हैं, करोड़ों रुपए स्विस बैंक में रखते हैं, करोड़ों रुपए लेकर बाहर भाग जाते हैं बाहर देश में। तो ये मौज मस्ती अपर कास्ट के रूलिंग कास्ट को ये मौज मस्ती नहीं कर सकते फिर वो, अगर 52% निकल गए तो इसलिए का। और हाँ। देवरे साहब, मैं चाह रहा हूं कि आप जो है, आपकी जो 2 किताब है बहुजन नामा, हाँ, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि उसमें क्या है, और हम कोशिश करेंगे कि हमारे दर्शकों को इस डिस्क्रिप्शन में हम उसकी जानकारी दें, और आपका संपर्क भी हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, किताबों की भी जानकारी दे रहे हैं। जो दर्शक चाहें वो आपसे संपर्क करके किताबें दे सकेंगे। तो बहुजन नामा जो है उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। हाँ, बहुजन नामा जो ये मेरा एक कॉलम था, वीकली कॉलम, एक न्यूज़पेपर है यहाँ पे, ओबीसी संपादक है, ओबीसी एडिटर है और ओबीसी मालक है। उस डेली जो है लोकमंथन डेली, उसका ओबीसी संपादक है और ओबीसी मालक है। तो 15 साल से वो ये डेली चला रहे हैं, दैनिक चला रहे हैं। तो उसमें मेरा ये वीकली कॉलम था बहुजन नामा, और मैं मैक्सिमम उसमें SC ST OBC के बारे में ही लिखता था हर हफ्ते में। तो वही बहुजन नामा जो कॉलम में मैंने जो लिखा है वही अब किताब के रूप में आने वाला है। तो उसमें कुछ मराठी है, कुछ हिंदी, यूपी और बिहार के कुछ ओबीसी दोस्तों ने कुछ बहुजन नामा ट्रांसलेट भी किए हैं। तो हो सकता है ये बहुजन नामा किताब हिंदी में भी आ सकती है। प्रॉब्लम पैसों का है भाई, ओबीसी के पास पैसा तो है, ओबीसी लोगों के पास, लेकिन ओबीसी लोग मूवमेंट के लिए, किताब छापने के लिए ज्यादा पैसे निकालते नहीं। अभी देने लगे हैं, जैसे रविंद्र कुमार जी है हमारे महाराष्ट्र में, डीके बापू माली है, ऐसे दानशूर लोग हैं जो अभी किताब के लिए पैसे दे रहे हैं, मूवमेंट के लिए पैसे दे रहे हैं। लेकिन जितनी बड़ी संख्या में पैसा देना चाहिए मूवमेंट के लिए, किताब के लिए, उतनी बड़ी संख्या में वो नहीं दे रहे हैं। तो थोड़ी जागृति कम है, ये समझ लो। तो ये बहुजन नामा किताब अभी मराठी में भी आएगी और हिंदी में भी आएगी। बस थोड़ा सा पैसों का प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पे जो कुछ भी सुनने वाले लोग हैं, उनमें से कुछ ओबीसी भाइयों को मैं आह्वान करता हूँ कि अगर आप ये किताबें छापने के लिए पैसे देंगे तो किताब में आपका परिचय, आपका फोटो भी हम छपवाएंगे। जैसे हमने ये रविंद्र कुमार जी का फोटो और परिचय भी छापा है, तो वैसे आपका भी फोटो और परिचय छाप देंगे, अगर आप किताबों के लिए अगर पैसा मदद करेंगे तो। तो ये बहुजन नामा किताब जल्दी आ जाएगी। बिल्कुल, आपका संपर्क हम दे रहे हैं हमारे दर्शकों को, और वो आपसे जरूर संपर्क करेंगे। और जो भी दर्शक चाहे वो किसी भी कास्ट के हैं, ओबीसी के हों या ना हो, वो अगर चाहते हैं आपसे जुड़ना और आपको सहयोग करना चाहते हैं, तो वो जरूर आपके साथ जुड़ेंगे। तो जाते जाते देवरे साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे नए लीडर्स आ रहे हैं, नए लेखक आ रहे हैं जो कि ओबीसी मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं वो ओबीसी मूवमेंट को बढ़ाना चाहते हैं, उसे काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं कि क्या करना चाहिए। मैं चाह रहा हूं कि जाते जाते आखिरी अपना संदेश दीजिए उन लोगों के लिए जो ओबीसी मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं। क्या ऐसा करें कि ओबीसी जो मूवमेंट है वो आगे बढ़ पाए? नहीं, देखो, मंडल कमीशन लागू होने के बाद, जब तक मंडल कमीशन की मूवमेंट चल रही थी और मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ था, तो ये 91-92 तक की बात है। तो उस वक्त तक 92 तक हम ओबीसी कार्यकर्ता ही मंडल कमीशन के लिए लड़ रहे थे, काम कर रहे थे कार्यकर्ता लेवल पर। देखो, और यूपी में लालू जी मुलायम जैसे नेता थे, और दक्षिण में इधर करुणानिधि वगैरह जैसे लीडर थे। लेकिन महाराष्ट्र और इतर दूसरे प्रदेशों में कार्यकर्ता के लेवल पर मंडल कमीशन का आंदोलन चल रहा था। और जैसे ही मंडल कमीशन लागू हो गया 1992 के बाद, तो देखो, जो लीडर हिंदू करके निर्माण किए गए थे ओबीसी कास्ट में से, जैसे छगन भुजबल साहब पहले हिंदू नेता थे, शिवसेना के नेता थे, हिंदू नेता थे। गोपीनाथ मुंडे साहब ये भाजपा के नेता, हिंदू नेता थे। तो ये सब जो हिंदू नेता बाबरी मस्जिद गिराने के लिए और मंडल कमीशन को गाड़ने के लिए जो हिंदू नेता ओबीसी कास्ट में से पैदा किए गए थे,
जिनकी वजह से ओबीसी युवक बाबरी मस्जिद गिराने के लिए चले गए उनके साथ। ये सब हिंदू नेता जो ओबीसी कास्ट में से निर्माण किए गए थे। तो 92 के बाद जैसे ही मंडल कमीशन का माहौल बन गया, पूरे देश में मंडल जागृति हो गई, ओबीसी जागृति हो गई और ओबीसी वोट बैंक बनने लगी, ओबीसी पार्टी स्थापन होने लगी और ओबीसी पार्टी सत्ता में आने लगी। तो ओबीसी वोट बैंक बनने की वजह से ये जो हिंदू नेता थे, शिवसेना के, बीजेपी के, ये हिंदू नेता रातों रात ओबीसी नेता बन गए। एक रात में ओबीसी हिंदू नेता थे और अब ओबीसी नेता बन गए। और ये ओबीसी नेता ओबीसी जनता पर थोप दिए गए, उनके ऊपर रख दिए गए, क्योंकि मीडिया उनका था। तो श्रावण देवरे, कोई भी मीडिया श्रावण देवरे को लीडर नहीं बना सकता, लेकिन हिंदू नेता को ओबीसी नेता बनाने में ये मीडिया ने बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि ये उनके ही पार्टी के थे, उनके ही विचार सरणी के थे। चलो भाई इनको ओबीसी नेता बना दो, और ये ओबीसी नेता जनता पर थोप दिया। तो इसका एक परिणाम यह हुआ कि जो सच्चा ओबीसी कार्यकर्ता था वो नेता नहीं बन सका, और वो नेता नहीं बन, और वो सच्चा ओबीसी कार्यकर्ता नेता नहीं बना, इसलिए मंडल कमीशन का आंदोलन बस वहीं पे रुक गया, 27% के रिजर्वेशन पर वहीं पे रुक गया। दूसरी जो सिफारिश थी ओबीसी स्टूडेंट के लिए, जमीन का जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, जमीन का फेरवाटप, वहां तक तो गई नहीं। मंडल कमीशन के बाद बाकी की सभी सिफारिशें कचरा पेटी में डाल दिए गए, और ये ओबीसी लीडर जो पहले हिंदू नेता थे अब ओबीसी नेता बन गए। तो बस उन्होंने वहीं पे मंडल कमीशन का आंदोलन रोक दिया। तो उनको ओबीसी नेता क्यों बनाया गया? मंडल कमीशन के आंदोलन को रोकने के लिए वहीं पे रोक दिया। देखो, तो ये वजह है कि आज ऑल इंडिया लेवल पर ब्राह्मणों की पेशवाई स्थापन हो गई। तो इसका कारण केवल ये हिंदू नेता जो ओबीसी नेता बन गए थे, वही उन्हीं की वजह से आज ये ब्राह्मणों की पेशवाई पूरे देश में स्थापन हो गई। अगर ओबीसी कार्यकर्ता, सच्चा ओबीसी कार्यकर्ता अगर ओबीसी लीडर बन जाता, जैसे कि जनार्दन पाटिल, श्रावण देवरे, नामदेव सुतार, ये बहुत सारे बिल्कुल गली गली में ओबीसी कार्यकर्ता काम कर रहे थे उस वक्त, वो अगर नेता बन जाते, वो एमएलए बन जाते, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते, तो मंडल कमीशन पूरा लागू हो जाता और ओबीसी जनगणना भी हो जाती, और आज पूरे देश में सचमुच में बलि का राज आ जाता, समतावादी राज आ जाता। जी, मैं तमिलनाडु में मैं चाह रहा हूं कि जो दर्शक देख रहे हैं आपको, जो ओबीसी मूवमेंट के लिए काम करना चाहते हैं, तो उनको क्या काम करना चाहिए उसके बारे में आप कुछ बताइए। देखो, अभी ऐसे ओबीसी लीडर सभी ओबीसी जनता पर थोप दिए गए हैं कि वो ओबीसी लीडर कोई भाजपा में है, कोई कांग्रेस में है, कोई शिवसेना में है, कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस में है। तो ये सभी पॉलिटिकल पार्टियां जो है ये ओबीसी के शत्रु है, और वो शत्रु पार्टी में हमारे ओबीसी लीडर काम कर रहे हैं, जैसे कि छगन भुजबल साहब है, मुंडे है, खड़से है, ये सब जो लीडर है ये हमारे शत्रु लोगों की पार्टी में ये काम कर रहे हैं। और जो सच्चा कार्यकर्ता है उसको ये ओबीसी लीडर नहीं बनने देते। तो जब तक सच्चा ओबीसी कार्यकर्ता जब तक लीडर नहीं बन जाता, तो ओबीसी की बात आगे बढ़ेगी ही नहीं। उल्टा ओबीसी का आरक्षण खत्म हो रहा है, जनगणना भी नहीं हो रही है, और सब देखो, ओबीसी का आरक्षण जिस दिन पूरा खत्म हो जाएगा, तो उस दिन ऑटोमेटिकली उस दिन एससी और एसटी का आरक्षण भी खत्म होने वाला है। अगर ओबीसी का खत्म हो जाता है तो उनका तो खत्म होना ही है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, तो हमारे सामने तमिलनाडु का आदर्श होना चाहिए। तमिलनाडु का आदर्श ये है कि तमिलनाडु में आज ओबीसी का राज है। 50 साल से ओबीसी का राज है, ओबीसी पार्टियों का राज है 50 साल से। तो 50 साल से तमिलनाडु में कभी भी हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद नहीं हुआ। तमिलनाडु में सवर्ण और दलित दंगा फसाद कभी भी नहीं हुआ।
क्योंकि तो तमिलनाडु में क्या मिलता है? क्योंकि तमिलनाडु में कांग्रेस को प्रवेश नहीं है। तमिलनाडु में बीजेपी और आरएसएस को प्रवेश नहीं है, इसलिए वहां कभी भी दंगा फसाद नहीं होता। और इसका एक ही कारण है, ओबीसी लीडरशिप। देखो, इस देश में क्रांति करनी है तो ओबीसी लीडरशिप ही चाहिए, और अगर प्रतिक्रांति करनी है तो ओबीसी लीडरशिप ही चाहिए। तो प्रतिक्रांति तो ओबीसी के लीडरशिप में हो गई है, मोदी के लीडरशिप में, क्योंकि ब्राह्मणों को मालूम है कि क्रांति होगी तो ओबीसी की लीडरशिप में, प्रतिक्रांति होगी तो ओबीसी की लीडरशिप में। तो ब्राह्मण ने ये जान लिया, और ब्राह्मणों ने जान लेने के बाद उन्होंने कहा कि भाई अब ओबीसी को लीडर बनाना चाहिए, ओबीसी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए, चाहे वो सच्चा हो या झूठा ओबीसी हो, लेकिन ओबीसी होना चाहिए। तो झूठे ओबीसी के नेतृत्व में उन्होंने प्रतिक्रांति, काउंटर रिवॉल्यूशन कर लिया। लेकिन हमारे एससी एसटी ओबीसी और हमारे कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी समाजवादी लोग अभी भी ये सोचने के लिए तैयार नहीं है कि भाई ओबीसी लीडरशिप पैदा करनी चाहिए, सच्ची ओबीसी लीडरशिप पैदा करनी चाहिए। जैसे कि तमिलनाडु के लोगों ने ओबीसी लीडरशिप के अंडर वहां पे जो कुछ भी उन्होंने किया है वो ओबीसी लीडरशिप के नीचे किया है। और इसके लिए उनको, देखो, तमिलनाडु के लीडर्स जो ओबीसी लीडर है, उनको वहां परिवर्तन करने की, मैं उसको क्रांति नहीं बोलता, तमिलनाडु परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन। तो तमिलनाडु के ओबीसी लोगों ने वहां पे जो समाज परिवर्तन किया, क्रांतिकारी नहीं बोलता मैं, जो भी परिवर्तन किया तो वो कल्चरल रिवॉल्यूशन के वजह से किया। ब्राह्मीण और नॉन ब्राह्मीण, ये जो कल्चरल संघर्ष है, स्ट्रगल है, ये स्ट्रगल 1917 से तमिलनाडु के ओबीसी लोग कल्चरल रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, इसलिए वो वहां पे ओबीसी का राज है। तमिलनाडु के ओबीसी को परिवर्तन के लिए किसी धर्म की जरूरत नहीं, किसी धम्म की भी जरूरत नहीं, और किसी बाकी दूसरे फिलोसॉफी की भी जरूरत नहीं पड़ी। बस उन्होंने एक ही काम किया। क्या किया? ब्राह्मण कल्चर के खिलाफ स्ट्रगल, और उसकी वजह से आज तमिलनाडु में बलि का राज है, ओबीसी का राज है। बहुत अच्छा लगा और बहुत विस्तार से आज आपसे बातचीत हुई। देवरे साहब, आपने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं अपने दर्शकों का भी शुक्रिया करता हूं कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा। और अगली बार हम किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर फिर पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की खास कड़ी में आपके सामने फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भीम। जय ज्योति, जय भीम, जय ज्योति।